देखो बच्चों, आज आपका फिर स्वागत है कैम साइंस ट्यूटोरियल पे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। बच्चों, पेपर ओवर टाइम आ गया है तो हम केवल और केवल 10 क्वेश्चनों के अंदर पूरा का पूरा डी एंड एफ ब्लॉक रिवाइज कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर रिवाइज करने का सबसे सिंपल तरीका। और ये 10 क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूरा का पूरा डी एंड एफ ब्लॉक कवर कर लेंगे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला रीजन, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट किस लिए बोला जाता है? जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ड्रास्टिकली चेंज होती हैं। इस ट्रांजिशंस को ही, इन प्रॉपर्टीज के चेंज होने को ही हम क्या बोलते हैं? क्योंकि बीच में हमारा पड़ता है डी ब्लॉक, इस प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। कि जब एस ग्रुप ऑफ एलिमेंट कन्वर्ट होते हैं जिसमें पी ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो बीच में एलिमेंट्स का ग्रुप पड़ता है जो कि बेसिकली किसका होता है? डी ब्लॉक का होता है। इसलिए इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि मेटल से नॉन मेटल कन्वर्ट होने के बीच वाले प्रोसेस में लाइज करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा रीजन इन्हें यह भी बोल दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट में कि ज्यादातर इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस बेस्ड पे हैं? ट्रांजिशन बेस्ड पे हैं। कि किस तरह से एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट से किस में जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। इस तरीके से जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। इन ट्रांजिशंस की वजह से ही इसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल, जिनमें मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर्स आ जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज भी, ये भी रीजन माना जाता है कि इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा, होप आप लोगों को समझ में आया। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन अगर हम देखें इनकी, तो ये क्या होता है? n-1 d 1 to 10 और 4s 0 to 2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन देखो, ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। दूसरा रीजन है इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल दिया जाता है? क्योंकि पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल की वजह से ही इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल दिया जाता है। क्योंकि इनके पास एक अच्छा स्पेस होता है डी ऑर्बिटल के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर सकते हैं और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सकते हैं। पहला रीजन है, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी? ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। अब इनकी बात करेंगे। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इन सबको एक साथ ही रख दिया क्योंकि बेसिक इनका क्या है? सेम है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज शो करने का एक वन एंड ओनली रीजन क्या है? बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव partially filled d orbital। देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां पे लाइज करते हैं? हमारे स्कैंडियम से जिंक तक लाइज करते हैं 4d सीरीज के अंदर। किस सीरीज के अंदर? 4d सीरीज के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट्स हैं हमारे, इनके नीचे 4d सीरीज है, 5d सीरीज है, 6d सीरीज है और इवन 7d सीरीज है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट लाइज करते हैं। इनके बीच में जितने भी एलिमेंट आते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इवन मैग्नीज है जो मोस्ट
ऑफ द टाइम ज्यादा प्रॉपर्टी शो करता है या वेरिएबल ऑक्सीजन +2 से लेके इवन +7 तक शो करता है। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो याद रखना ऑस्मियम। ऑस्मियम इवन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज। सबका सेम ही रीजन है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल इज द मेन रीजन। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेस ज्यादा हो जाता है डी ब्लॉक के अंदर। जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? राइज करेगा। और जैसे जैसे पेयरिंग होगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे। इवन इनका एक ग्राफ भी बनाया जाता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, इस तरीके से एलिमेंट्स का ये ग्राफ बनता है, जिसमें इवन एलिमेंट स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं, क्रोमियम, मैंगनीज का एक सर्टेन रीजन होता है कम होने का, फिर दोबारा क्या होता है? आयरन, देन जिंक। इस तरीके से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज और कम होता है। थर्ड रीजन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी क्या है? एक ही रीजन है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या शो करते हैं? ये पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, डायमैग्नेटिक हो सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होने का मेन रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है? क्रोमियम अपनी +2 स्टेट में, क्योंकि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? D5। +2 में भी नहीं, क्रोमियम प्लस स्टेट में शो कर सकता है। डी के अंदर क्योंकि इसमें क्या होता है? क्रोमियम स्टेट में भी शो कर सकता है, क्रोमियम 1 में भी शो कर सकता है। तो मैक्सिमम क्रोमियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है कितने? D5, जिस वजह से इसका बोर्स मैग्नेटोन आ जाता है। इवन मैग्नेटिज्म निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, म्यू = n√n+2। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मैग्नेटोन। अगर एलिमेंट के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, तो एलिमेंट होगा डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो एलिमेंट होगा पैरामैग्नेटिक। ज्यादातर एलिमेंट जो मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से? आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये एलिमेंट होते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक, याद रखना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो, अगर जनरल ट्रेंड हम देखेंगे, जैसे हम एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की साइड जाएंगे, तो जनरली क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई हमारा पीरियोडिकली तो डिक्रीज होना चाहिए, और अगर हम कैसे चलेंगे? कॉलम वाइज या फिर बोल सकते हैं हम ग्रुप वाइज, तो ये नीचे इंक्रीज होता है। अब दो इफेक्ट हमें इसमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले ये एटॉमिक रेडियाई क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन डी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स में क्या होता है? ये इफेक्ट कांस्टेंट हो जाता है, फिर ये डिक्रीज होता है। जब पी ब्लॉक, यहां पे ये इफेक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होने लग जाता है। अब इसको समझते कैसे? देखो, दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब हमारा एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है? अट्रैक्टिव नेचर का रहता है। तब एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। जस्ट इसके अपोजिट अगर समझना चाहें, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जब हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाएंगे, तब इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक शील्ड बना लेंगे न्यूक्लियस की तरफ, जिसे बोलेंगे हम, ये शील्ड बनाते हैं, और जिनके बीच वजह से इनर्ट इलेक्ट्रॉन के बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है। इस इफेक्ट को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। हमेशा इस इफेक्ट की वजह से एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होगा। तो बस ये दो इफेक्ट को याद रखना है।
जब जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है, जब स्किनिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है तो साइज इंक्रीज करता है। तो जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, जब हम मूव करते हैं एस ब्लॉक से कहां तक, पी ब्लॉक की तरफ, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा ड्यू टू द रीजन ऑफ जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जब साइज इंक्रीज करने लगता है सेंटर में लगभग बराबर, यहाँ पे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, स्किनिंग इफेक्ट से। जब ये दोनों इफेक्ट बराबर होंगे तब ये एटॉमिक साइज बीच में क्या होंगे, लगभग इक्वल रहेंगे स्किनिंग इफेक्ट के साथ। और धीरे धीरे जब हम बोलेंगे थोड़ा सा एटॉमिक साइज इंक्रीज होने लगता है तो हमारा रीजन हो सकता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा कम हो रहा है। किससे, स्किनिंग इफेक्ट। हल्का सा इंक्रीज होता, हल्का सा, ज्यादा नहीं। जनरल ट्रेंड तो वही है हमारा डिक्रीज होने का। तो ये रीजन होता है आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई का। अब फोर्थ मेन क्वेश्चन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्रोमियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी कौन सी, आर्गन 3d4 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी। लेकिन क्रोमियम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से कहां आ जाता है, इसका इसमें आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट होती है, आर्गन। आर्गन देखो हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3d5 और 4s1। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये गलत। ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, हाफ फील्ड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए ये स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू दिस हाफ फील्ड कंडीशन। दूसरा, कॉपर के केस में भी यही होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 24, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन 3d9 4s2 29 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें भी क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, आर्गन 3d10 4s1। ये ज्यादा कंडीशन हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल ये होती है, इसे बोलते हैं फुल्ली फील्ड कंडीशन, फुल्ली फील्ड। इस वजह से ये एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होता है अपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है और ये सही है। ये हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द प्रिपरेशंस ऑफ K2Cr2O7 and its structure and the oxidation number of chromium in it। देखो इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं हम सोडियम डाइक्रोमेट से Na2Cr2O7, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, KCl के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। जनरली हमें 2 सोडियम रिप्लेस करना है तो 2 KCl ले लिए। ये क्या बनेगा हमारा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ये तो हो गई प्रिपरेशन ऑफ हमारी K2Cr2O7। एक चीज और, इन एसिडिक मीडियम ये हमारा क्या रहता है, डाइक्रोमेट बनाता है Cr2O7-2, जो कि हमारे कैसे कलर का रहता है, डाइक्रोमेट जनरली हमारा रहता है ऑरेंज कलर का। इन एसिडिक मीडियम ऑरेंज कलर का रहता है एसिडिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम की बात करेंगे, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंगल क्रोमेट आयन रहता है। क्रोमेट आयन रहता है हमारा CrO4 स्टेट में, CrO4 स्टेट में। जनरल क्रोमेट की बात करेंगे, इसमें भी चलो -2 भी कर देते हैं, क्रोमेट स्टेट में। इसमें ये रहता है येलो कलर में, येलो कलर में। एक और चीज, K2Cr2O7
इस वाली स्टेज में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये बनेगा, क्रोमियम, डाइक्रोमेट स्टेट में अगर हम इसकी बात करें, पूरे पे स्ट्रक्चर आ जाएगा, पूरे पे चार्ज आ जाएगा क्या, -2। इसकी बात करिए हमने। और जनरल अगर क्रोमेट की बात करें, ये डाइक्रोमेट है हमारा, ये डाइक्रोमेट है और ये क्रोमेट है, डाइक्रोमेट और क्रोमेट। डाइक्रोमेट और क्रोमेट, डाइक्रोमेट और क्रोमेट में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ये हमारा ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है और क्रोमेट हमारा कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें भी जनरली अगर हम -2 स्ट्रक्चर -2 दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे। या ये कह दो क्रोमेट हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जब ये डाइबरम बनाता है डाइक्रोमेट। बेसिक मीडियम में ये रहता है क्रोमेट फॉर्म में येलो कलर में, एसिडिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट फॉर्म में रहता है ऑरेंज कलर में। इसलिए हमें लैब में भी ये कराया जाता है किसमें, टाइट्रेशन में, कि जैसे ही हम इसका एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्या होता है, हमें कलर चेंजिंग प्रोसेस पता लगता है कि हमारा सॉल्यूशन कैसे एसिडिक से बेसिक हो रहा है। कैसे, नीचे अगर हम डाइक्रोमेट ले लेंगे उसमें क्या करेंगे, हम कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बेसिक में। इसका कलर कैसे चेंज होगा, ऑरेंज से येलो में कलर चेंज होगा। अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी, क्रोमियम की। देखो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट Cr2O7 -2, इसको अगर हम x ले लें तो क्या हो जाएगा, 2x। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो कितने 7 14 इक्वल टू, अब देखो इधर -2 है तो इक्वल टू के बाद -2 रखा जाएगा, ये हो गया हमारा 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू क्या होगा, -2 + 14, x इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 6। इसे हम डायरेक्ट अगर काटना चाहे तो वैसे भी काट सकते हैं, 6 टाइम है 2 7 जब 14 इधर से कर दो, कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा और फिर ये कट जाएगा 6। स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, हमें अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो देखो, अगर दो ऑक्सीजन पे भी माइनस चार्ज रखें, एक पे रख दिया दूसरे पे रख दिया, तो इस पे क्या आएगा, +1, इस पे आएगा +1, इन दो का क्या आएगा, +2, इन दो पे -2 चार्ज आएगा अगर अलग से ले तो भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। तो इस एक सिंगल क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए, किसका प्रिपरेशन मेथड, एसिडिक मीडियम में किस फॉर्म में रहता है, डाइक्रोमेट फॉर्म में ऑरेंज कलर, बेसिक मीडियम में ये क्रोमेट फॉर्म में रहता है येलो कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर और क्रोमेट का स्ट्रक्चर। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ा था, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। प्रिपरेशन मेथड इसकी MnO2, बेसिकली ये बनाया जाता है इसकी ओर से, जिसे बोलते हैं हम पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड इसकी ओर है MnO2। इसको KOH यानी बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराया जाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये क्या बनाता है, K2MnO4 बनाता है। फिर जनरली इस K2MnO4 को हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब ये हमारा बनाता है KMnO4 और KCl इसमें से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है जनरली जो इसके प्रिपरेशन मेथड में काम आती है। पहले रिएक्ट कराएंगे बेसिक मीडियम में, बनेगा K2MnO4, फिर इस K2MnO4 की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, KMnO4 बनता है। और है जिससे कि इसके और जिस ओर से ये बनाया जाता है उसे बोलते हैं पायरोल्यूसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी मेन चीज, ये भी हमें तीनों मीडियम में अलग अलग रिएक्शन देने की प्रॉपर्टी शो करता है। बेसिकली न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में ये क्या करता है, सेम रिएक्शन देता है। अगर हम क्या करें, KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे न्यूट्रल या फिर बेसिक OH के साथ,
तो हमें ये क्या सेम प्रोडक्ट देगा जो बनाएगा क्या MnO4 बनाता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में जब हम इसके रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड की प्रेजेंस में या H+ की प्रेजेंस में, तो ये हमें क्या देता है, मैग्नीज आयन प्रोवाइड करता है। ये चीज याद रखने वाली है कि न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में ये हमें MnO4- देता है, MnO4 देता है, और एसिडिक मीडियम में ये हमें Mn+ देता है। इसका जो कलर होता है KMnO4 का, अगर मैं बात करूं तो ये डार्क पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का होगा। और इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करा जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करा जाता है। हमने ऑर्गेनिक के अंदर देखा था ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, जो जर्नल हाइड्रोकार्बन्स को और एल्कोहल को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट दी metal oxide compound for manganese and arrange them in increasing order of their acidic character। तो देखो मैग्नीज के हमने पहले ही कंपाउंड लिख रखे हैं बहुत सारे, मैग्नीज ऑक्साइड Mn2O3, MnO2, MnO3, Mn2O7। सबसे पहले ये चीज जान लो, एसिडिक कैरेक्टर में हमें इन्हें अरेंज करना है। अब मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 से लेके +7 तक शो करता है, ये हमें पता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी मैग्नीज की। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ये ध्यान रखना, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो। तो देखो अगर निकालते हैं तो इधर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसमें +2, क्योंकि ये +2 है ये -2 है। इसमें निकालोगे 2x -6 = 0, तो इसमें कितना आया 2x = 6 = x = 3। इसमें हो गई इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +2। इसके अंदर देखो इसमें कितनी हो गई, इसमें इसकी +4 हो गई क्योंकि ये -4 है हमारा। इसमें देखो इसमें इसकी कितनी हो गई, +6 हो गई, -6। इसमें इसकी कितनी हो गई, +7। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 3 4 6 7। तो जनरली क्या है, एसिडिक कैरेक्टर में ही अरेंज है, तो सबसे ज्यादा कम एसिडिक ये होगा, ये होगा, ये होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर ये होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। और तुम्हें एक और चीज बता दी थी, डी ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट कौन सा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, मैग्नीज की है, +2 से लेके +7 तक। लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला कौन सा एलिमेंट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम की, जो कि +8 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात कर लूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, राइट दी 2 मेन कंपाउंड, राइट दी 2 मेन कंपाउंड ऑफ मर्करी। देखो बच्चों, एक होता है HgCl2, एक होता है Hg2Cl2। एक होता है हमारा कैलोमल, इसको हम कॉमनली बोलते हैं कैलोमल, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी मरकरी की। एक होता है हमारा कोरोसिव सब्लिमेट, कोरोसिव सब्लिमेट, कोरोसिव सब्लिमेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है कॉमन नेम सिस्टम में। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, इसकी एक इंपॉर्टेंट और भी है मरकरी की, जिससे ये बार बार फाइंड आउट करा जाता है, इसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, जिसे बोलते हैं हम HGS, सिन्ने बार, सिन्ने बार।
एक और चीज, अगर मर्करी से रिलेटेड अगर पॉइजन होता है हमारी बॉडी में तो उसे किससे रिमूव करा जाता है? एग व्हाइट से। बॉडी में एग व्हाइट खिलाया जाता है, इसका प्रोटीन क्या करता है? मर्करी को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। अगर हमारी बॉडी में मर्करी का पॉइजन आता है, मर्करी के पॉइजन होता है, तो उसको रिप्लेस कराया जाता है एग व्हाइट से। 7 और 8, देखो ये लास्ट दो क्वेश्चन बचते हैं हमारे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड प्लेटिनम, व्हाई द प्लेटिनम +4 इज मोर स्टेबल देन निकल +4। देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज निकल +2 एंड प्लेटिनम इज +4। लेकिन निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन नहीं है, लेकिन प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन नहीं है। होती दोनों है, एग्जिस्ट दोनों करती है, लेकिन इसकी प्लेटिनम की मोस्ट कॉमन है प्लेटिनम +4 और निकल की मोस्ट कॉमन है निकल +2। अब why the platinum +4 is more stable than the nickel +4? क्योंकि स्टार्टिंग की जो देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी का सम बेसिकली बोला जाता है। ऐसे फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी का सम, फर्स्ट 4 एनर्जी का सम, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर एनर्जीज का सम अगर हम देखेंगे तो प्लेटिनम +4 के केस में बहुत कम होगा एज कंपेयर टू निकल +4 के केस में, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। यानी कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, या इजीली ये रिमूव होंगे, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होती है। किसमें? निकल +4 से। दूसरा क्वेश्चन देखो, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल क्वेश्चन आता है। जब भी हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, ये हमारा 4th पीरियड होता है, 5th, 6th और 7th। 6th पीरियड में आते हैं हमारे लैंथेनाइट एलिमेंट, 7th पीरियड में आते हैं हमारे एक्टिनाइट एलिमेंट। लैंथेनाइट एलिमेंट स्टार्ट होते हैं हमारे 57 से, ये स्टार्ट होते हैं हमारे 89 से। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हम क्या बोलते हैं? जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो हमारा क्या होगा? जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका साइज क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। जनरली हमारा टॉप टू बॉटम हम कैसा एटॉमिक नंबर, तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन साइज लगभग 5th और 6th एलिमेंट, 5th और 6th पीरियड की बात करें या कॉलम की बात करें ग्रुप की, तो एलिमेंट लगभग सेम साइज का रहता है। रीजन? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर लेंथेनाइट एलिमेंट है तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट है तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, याद रखना बच्चों, लेंथेनाइट एलिमेंट के सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, एक्सेप्ट प्रोमीथियम जो इसमें होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। उसको छोड़ के सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होती है? +3 होती है। एक्टिनाइट एलिमेंट की जो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, और इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है। ये याद रखना, लेंथेनाइट एलिमेंट और एक्टिनाइट एलिमेंट। ये भी बोला जाता है कि लेंथेनाइट एलिमेंट की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है N-2 F1 to 14, F1 to 14, N-1 D 0 to 1 और NS2। ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है किसकी? लेंथेनाइट की और एक्टिनाइट की। बस हमारा एक शेल चेंज हो जाते हैं, किसके अंदर? लेंथेनाइट के अंदर हो जाते हैं 4F, 5D और 6F, लेकिन इसके अंदर एक्टिनाइट के अंदर होते हैं 5F, 6D और 7F। 1 to 14, 0 to 1 और 2। इस तरीके से इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा।
10 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनाया, 10 क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन में हमारा पूरा का पूरा डी एंड एफ ब्लॉक कवर हो जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है और यही आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। विद इन 30 मिनट से भी कम टाइम में आप लोगों का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।